पेटीएम। पेटीएम के बारे में आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में बहुत बार सुना होगा। That Paytm, पेटीएम लिस्ट हुई थी 2021 में, जिसका आईपीओ रिटेल इन्वेस्टर्स के दिमाग में बहुत सारा क्रेज़ लेके आया था। 2150 के प्राइस पे जो आईपीओ का प्राइस सेट हुआ था, इसने बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा डुबाया था। 1955 के आसपास ये लिस्ट हुई और इसका स्टार्टिंग में ही काफ़ी इन्वेस्टर्स का पैसा डूबा। पेटीएम यूपीआई मार्केट शेयर का थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर है आफ्टर फ़ोनपे एंड गूगल पे। ये अब आज जो हुआ है, इसमें क्या हो रहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऊपर आरबीआई ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, जिसमें आरबीआई ने कंसर्न्स रेज किए हैं उसके केवाईसी नॉर्म्स, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के ऊपर। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर पेमेंट बैंक्स, व्हाट दे कैन एंड दे कांट डू। तो सबसे पहली बात है पेमेंट्स बैंक की कि वो लोन नहीं दे सकते हैं। तो लोन अगर वो नहीं दे सकते हैं तो पेटीएम कैसे लोन देता था? तो बेसिकली पेटीएम अपने एनबीएफसी पार्टनर्स के साथ कोलैब करके दूसरों को लोन बांटता था। दूसरा बात आता है कि पेमेंट्स बैंक एफडी भी नहीं करा सकते हैं, दैट इज़ फिक्स्ड डिपॉजिट भी नहीं करा सकते। तो पेटीएम कैसे कराता था? क्योंकि पेटीएम ने इंडसइंड बैंक के साथ पार्टनरशिप की थी, इसलिए जो भी अमाउंट रहता था आपका, वो एक्चुअली में इंडसइंड बैंक के पास जाके फिक्स्ड डिपॉजिट होता था। पेमेंट बैंक्स 2 लाख से ऊपर का डिपॉजिट ले ही नहीं सकते अपने बैंक अकाउंट में, और इसी कारण पेटीएम ऑटो स्वीपिंग फैसिलिटी देता था, ताकि 2 लाख से ऊपर जो भी अमाउंट है वो अपने आप उसका एफडी हो जाता था इंडसइंड बैंक के साथ। पेमेंट्स बैंक का जो मॉडल है उसमें ही कई सारी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि पेमेंट बैंक्स, चाहे वो एयरटेल पेमेंट बैंक हो या पेटीएम पेमेंट बैंक या एनी अदर पेमेंट बैंक इनहेरेंटली लोन दे नहीं सकते। तो उनका जो अर्निंग चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाता था, क्योंकि वो जब 2 लाख रुपए तक एक तो सिर्फ ले सकते हैं, और जब वो 2 लाख रुपए लेंगे तो वो सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस कारण वो लोग दे कांट मेक अ स्प्रेड, क्योंकि जैसे कोई भी नॉर्मल बैंक 5% पे डिपॉजिट लिया और 9% या 10% पे पर्सनल लोन लिया, तो वो जो 5% है वो उसका प्रॉफिट है। बट इन केस ऑफ पेमेंट बैंक्स, वो अगर 5-6% पे डिपॉजिट ले रहा है तो वो सिर्फ 7 या 8% के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ही इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकता था, जिसके कारण इनको पैसा कमाने में काफ़ी दिक्कत होती थी। बट पेटीएम पेमेंट्स बैंक पेटीएम के वन ऑफ द फ्यू वेंचर्स में था जो कि प्रॉफिटेबल था, इफ़ नॉट द ओनली। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का रेवेन्यू ओवरऑल पेटीएम का लगभग 28% के आसपास था, दैट इज़ 28%। पेटीएम का ओवरऑल रेवेन्यू पिछले साल रहा है लगभग 7,800 करोड़ के आसपास, जिसका 28% पेटीएम पेमेंट्स बैंक के थ्रू आ रहा था। और इस रेवेन्यू में से 58 करोड़ का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस पेमेंट्स बैंक ने कमाया, जो कि पेटीएम जैसी लॉस मेकिंग कंपनी के लिए एक एक्सेप्शनली गुड फिगर है। पेटीएम का जो मार्केट टोटल वो है, अगर हम उसको देखें तो फ़ोनपे और गूगल पे के बाद सबसे लार्जेस्ट यूपीआई पेमेंट्स प्लेटफॉर्म है। ये बहुत सारे चीज़ों में डाइवर्स अपना वो करता था, फ्रॉम बस बुकिंग, भारत पे सर्विसेज, फ्रॉम फास्टैग एंड एवरीथिंग, मूवी बुकिंग, इवेंट बुकिंग, हर टाइप का चीज़ें पेटीएम ऑफर कर रहा था। तो ये जो आरबीआई का रेगुलेशन आया है, इससे लगभग 80 लाख के आसपास फास्टैग यूज़र्स हैम्पर हुए हैं। ये फास्टैग यूज़र्स अब अपना फास्टैग नहीं यूज़ कर पाएंगे। इसका इम्प्लीकेशंस क्या हुआ है पेटीएम के स्टॉक पे? पिछले 2 दिन में पेटीएम का स्टॉक 40% गिरा है, और अगले आने वाले दिनों में और भी उम्मीद है कि 10% के और सर्किट्स लगे। सिंस आईपीओ लगभग 75% का डाउनफॉल हो चुका है पेटीएम के स्टॉक में। अब हमको जानना है कि जैसे पेटीएम एक पेमेंट्स बैंक था, अगर वो लोन दे नहीं सकता तो पेटीएम ये 50-50 हज़ार के लोन कैसे देता था? पेटीएम पोस्टपेड इसका एक काफ़ी एक अर्निंग होता। तो आरबीआई की एक रेगुलेशन आई थी जिसके कारण 50,000 से कम के लोन कोई भी एनबीएफसी नहीं दे सकती। तो उसके कारण पेटीएम का जो पोस्टपेड बिजनेस था वो हैम्पर हुआ था, जिसमें वो आदित्य बिरला कैपिटल, हीरो फिनकॉर्प और पीरामल फाइनेंस के साथ मिलकर लोन डिस्ट्रीब्यूट्स करता था। जिसमें आपको पता होगा कि जनरली आप 1 महीने का यूज़ करेंगे, कुछ एक सर्टेन % कमीशन देंगे और फिर आप उसका पैसा रीपे कर सकते हैं। अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक का ऊपर ये कर्ज लगने से क्या क्या इम्प्लीकेशंस आ सकती हैं? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक लाइक एनी अदर बैंक, वो बहुत सारी कोर यूपीआई सर्विसेज प्रोवाइड करता था, बैंकिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता था। जैसे पेटीएम का एक प्लेटफॉर्म है पेटीएम मनी, तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के कस्टमर्स को पेटीएम क्रॉस सेलिंग करके पेटीएम मनी का अकाउंट खुलवा सकता था, डीमैट अकाउंट, विच अगेन इज़ अ वेरी गुड एंड प्रॉफिटेबल वेंचर वेयर
you charge a certain percentage of commission, either fixed or varying. अब अभी खबर आई है कि पेटीएम ने के विजय शेखर शर्मा ने, जैसे कि आप ये ट्वीट देख सकते हैं, इन्होंने ट्वीट किया है कि 29 फरवरी के बाद भी पेटीएम कंटिन्यूसली जैसे पहले वर्क करता था वैसे ही वर्क करता रहेगा। तो ये खबर कैसे हुआ? हाउ विल पेटीएम वर्क इक्वलेंट टू व्हाट इट वाज वर्किंग टुडे? तो इसमें क्या किया है पेटीएम ने, क्योंकि वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नहीं यूज़ कर सकता है, तो वो अपने बाकी के जितने भी बैंक्स हैं लाइक SBI, HDFC एटसेट्रा, इनके साथ वो कोलैब करके वो सारी सुविधाएं वापस से दे सकता है, जैसे कि बस बुकिंग, भारत बिल पे एंड एवरीथिंग। तो पेटीएम के ऊपर मेनली रेस्ट्रिक्शन लगा है कि वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नहीं यूज़ कर सकता है। तो पेटीएम एज अ प्लेटफॉर्म, जैसे कि गूगल पे है या फ़ोन पे है, क्योंकि उनके पास तो कोई भी अपना पेमेंट्स बैंक था नहीं, वो भी दूसरे बैंक्स पर रिलाई कर रहे थे। तो अब पेटीएम को करना क्या होगा कि वो दूसरे बैंक से साथ टाई अप करेगा, जो भी कमीशन वो पहले पेटीएम पेमेंट्स बैंक को देता था वो कमीशन अब दूसरे बैंक्स को देना पड़ेगा, और इसी तरह से इनका बिजनेस अब आगे बढ़ेगा। अभी खबर आई है कि मॉर्गन स्टैनली ने पेटीएम में 0.8% के आसपास का स्टेक खरीदा है। तो ये जो स्टेक खरीदा है दैट कम्स अराउंड 250 करोड़, बट फॉर अ कंपनी मैनेजिंग 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स इन एसेट अंडर मैनेजमेंट, 30 मिलियन ऑड डॉलर्स इज लाइक पीनट्स। अब इसमें हमको एक और क्वेश्चन आता है कि क्यों इन्होंने 1% से कम का स्टेक लिया? क्योंकि इनको जो भी ऐसी बड़ी फर्म्स होती हैं, इनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जो अपना कैपिटल होता है वो रिस्क ऑन ट्रेड लेना रहता है। 1% से कम रखने में क्या फ़ायदा होता है कि आप कभी भी ओपन मार्केट में जाके इसको बेच सकते हो, आपको किसी से ना कोई परमिशन लेनी है ना कुछ, आप अपने ब्रोकर पे गए और ब्रोकर पे जाके आपने सेल का ऑप्शन दबाया, आप कभी भी बेच सकते हो शेयर्स। तो अब क्वेश्चन आता है व्हाट्स नेक्स्ट, क्या करेगी आरबीआई? तो व्हाट्स नेक्स्ट, अब हमको जानना है कि आरबीआई के आगे के एक्शंस क्या हों, क्या ईडी का कार्रवाई होगा पेटीएम पे या नहीं? आप कमेंट करके भी अपने थॉट्स को बता सकते हैं हमारे उसमें। प्लस हमको ये भी अब समझना है कि जैसे मॉर्गन स्टैनली ने इसमें स्टेक परचेज किया, तो उसमें एक उनका ये एंगल होगा कि एक सर्टेन अमाउंट, बहुत स्मॉल कैपिटल अपना उन्होंने पेटीएम पे एलोकेट किया है। अब उनको देखना है कि क्या क्या आरबीआई पेटीएम पे और रिस्ट्रिक्शंस लगाती है या पेटीएम कंप्लाई करके उन रिस्ट्रिक्शंस से वेव ऑफ हो जाता है। अगर पेटीएम सारी कंप्लाइंसेस को फॉलो कर लेता है और आरबीआई ने ये रेगुलेशंस हटा देती है, तो ये मॉर्गन स्टैनली जैसे रिस्की ट्रेडर्स या जो भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इनके लिए एक बहुत अच्छा बेट होगा, क्योंकि उन्होंने अपना एक बहुत छोटा अमाउंट लगाया है इसमें एंड दे कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड रिटर्न आउट ऑफ इट। इट्स सिमिलर टू व्हाट GQG पार्टनर्स हैज डन विद अदानी ग्रुप। इट्स अ वेरी रिस्की ट्रेड बट इट कैन पे इफ इट वर्क्स राइट। तो लेट्स सी क्या होता है आगे फ्यूचर में। एंड वन पॉइंट टू रिमेंबर इज़ कि ये वीडियो ना ही कोई रिकमेंडेशन है टू बाई पेटीएम स्टॉक और एनीथिंग, because I'm not a SEBI registered analyst, so you can make your call yourself. I would suggest not to trade in such stocks.